ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट 20 होगा और आज की करंट अफेयर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आयोग जिन पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और कुछ हम आयोग के द्वारा पिछले सालों में करंट अफेयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा। देखो, पिछले साल के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आपको उनको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी करंट अफेयर किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना है और कितना पोर्शन छोड़ना है। क्योंकि जब तक आप आयोग के पिछले साल के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं देख पाते हो तब तक आप मतलब पढ़ते चले जाओगे पढ़ते, क्योंकि जो करंट अफेयर होती है उसका कोई एंड नहीं होता, वो बहुत ज्यादा होती है। और एक और चीज, आयोग ने करंट अफेयर पे इतना मतलब वेटेज भी नहीं है, तो ये तो नहीं कह सकते कि इग्नोर कर सकते हैं उसके पूरी तरह से। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको जनरल साइंस और इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कुछ ये 3-4 टॉपिक्स मतलब जो चैप मतलब जो कोर सब्जेक्ट हैं ये आपको तैयार करके जाने हैं। क्योंकि करंट अफेयर से कभी कभी क्वेश्चन बहुत कम पूछता है और कभी कभी बहुत ज्यादा भी पूछ लेता है, तो इग्नोर तो पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन पिछले साल के क्वेश्चन को देखना जरूरी होता है। जैसे पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन ये पूछे थे। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर की जगह आयोग ने सी सेट के 10 क्वेश्चन देता है। और जो सी सेट के 10 क्वेश्चन होते हैं, अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली ना, जैसे लॉग होता है, लॉग बेस की लॉग को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे ओपन किया जाता है, अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप बड़े आसानी के साथ मतलब कर सकते हो। वो 10 के 10 क्वेश्चन ये जी, इवन कभी जरूरी नहीं होता है कि वो हमेशा मैथ के क्वेश्चन दे, वो रीजनिंग के भी क्वेश्चन दे देता है। तो 10 क्वेश्चन तो भी छूटने ही नहीं चाहिए। 140 क्वेश्चन बचे, 140 क्वेश्चनों में वो हिस्ट्री देता है ज्यादातर, फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी देगा और फिर जनरल साइंस की 3-4 टॉपिक भर भर का मतलब चैप्टरों से जो सब्जेक्ट है इनसे भर भर का क्वेश्चन देता है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के जो चैप्टर होते हैं या टॉपिक होते हैं ये कभी नहीं छूटने चाहिए आपके। तो जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा था, ये काफी पुरानी क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इज द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन को किसने रिकॉग्नाइज किया था। फिर एक ये क्वेश्चन ये पूछा था गेम से रिलेटेड कि व्हाट वाज द इंडियाज पोजीशन इन 17th एशियन गेम्स इन 2014। तो ये काफी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है आप देख सकते हो। तो जब भी एशियन गेम आए तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन तैयार करना है, कितने मेडल्स मिले इंडिया को, ये भी सारी चीजें आपको तैयार करनी, गोल्ड मेडल कितने मिले, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी चाहिए और इंडिया की पोजीशन क्या थी। फिर उसके बाद में कभी कभी तो ये दूसरे देश की भी पोजीशन पूछ लेता है। तो देखो, दूसरे देश की पोजीशन तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है, कोई एक देश पार्टिसिपेट नहीं करता, बहुत सारे देश होते हैं। तो इंडिया के ही आप पोजीशन याद करो, इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले या फर्स्ट नंबर पर पहले कौन सी कंट्री थी उसका उसको देख लो कितने मेडल मिले हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, who among the following was the gold medal winner in the 15 एशियन गेम्स। तो देखिए मेंस, ये यहाँ पर शायद कुछ इरेज हो गया है, तो एशियन गेम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर विच कंट्री अचीव द 5th पोजीशन इन द 20th कॉमनवेल्थ। देखो यहाँ पर मतलब दूसरे देश के बारे में मतलब दूसरे मतलब कंट्री का नाम नहीं दिया, 5th पोजीशन पूछ रहा है। तो कुछ पोजीशन तो आपको पता ही होनी चाहिए, 2-3 पोजीशन शुरू की पता होनी चाहिए, सारी तो नहीं कर सकते आप। देखो, वो बंदा फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस से रिलेटेड पूछ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें याद रखना अपने आप में मुश्किल काम होता है। अब देखिए यहाँ ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले बारे में भी पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014। तो आपसे रिपोर्ट, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 रिलीज की गई थी, तो इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग थी वो पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है स्किप नहीं होने चाहिए। अब देखिए ये है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2016 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ये 2018 में क्वेश्चन और शायद 18 में ये पेपर हुआ था जो उसमें पूछा गया था आयोग के द्वारा। तो इंडिया की रैंकिंग पूछी गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, मतलब देखो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आज हम देखेंगे ये हर साल रिलीज की जाती है। तो यूएन जारी करता है इसको। तो इसमें पूरे देशों की जो कंट्री मतलब जितने भी देश हैं 193 उनको रैंकिंग दी जाती है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसा काम कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पर ही पूछ रहा था कि 2016 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी। तो अब एक ही क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट मेंबर टू द यूरोजोन। तो यूरोजोन यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है तो वो आपको स्किप नहीं करनी। वैसे आज हम एक करंट अफेयर देखेंगे जो कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है।
और एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज, ये तो बहुत ज्यादा पूछी जा रही है आयोग के द्वारा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सस्टेनेबल गोल कौन सी चीज से रिलेटेड करता है, कौन से रिलेट करता है। तो सबसे पहले में हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं कि भाई इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखो, इनको 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। 2015 से लेकर और 2030 तक इनको अचीव करना है। तो आपने एजेंडा 2030 के बारे में सुना होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीचे व्हाट इज द 2030 एजेंडा, ठीक है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एजेंडा 2030 क्या है। अब नीचे कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, दुनिया भर की मतलब ऐसे अनाप शनाप ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। डेट आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब से लेकर कब तक है। तो 2030 तक ये वैलिड रहेंगे। और कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, टोटल 17 हैं। अब देखिए पूरी, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो क्लाइमेट चेंज अपना जो इफेक्ट है वो इतना दिखाएगा कि टेम्परेचर बर्दाश्त करना या बारिश होना, अभी आपने देखा होगा कि कितनी बाढ़ आई है और कहीं पर सूखा पड़ा है। तो ऐसा मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, ये सब हो जाएगा, कहीं पर ड्रॉट आ जाएगी, कहीं पर कुछ हो जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना जरूरी है। अब ये टोटल कितने, टोटल 17 है। देखिए क्वेश्चन कैसा आते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे, जैसे यहाँ पर गोल नंबर दे दिया, गोल नंबर दे देगा, गोल नंबर, और यहाँ पर उनके बारे में दे देगा। जैसे कि मान लो कि गोल नंबर 1 है, तो गोल नंबर 1 किससे रिलेटेड है, नो पॉवर्टी, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करा लेगा। गोल नंबर 2, गोल नंबर 3 और गोल नंबर 12, और यहाँ पर गोलों के नाम, तो मैच द फॉलोइंग करा लेगा आपसे। देखिए अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको ये 17 के 17 गोल, कौन सा गोल है और इनका क्या, देखो ये यहाँ पर उनका देखिए, जैसे गोल नंबर 1 है तो किसका क्या काम है, नो पॉवर्टी। गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी से रिलेटेड है। गोल नंबर 2 जीरो हंगर, हंगर खत्म करना है। और जब भी आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को रिलेट करो अपने कंक्लूजन को, ठीक है। जब भी आप कंक्लूड कर रहे हो आंसर जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के, जो और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप अपना आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उनको सस्टेनेबल अपने कंक्लूजन में, जब भी आप कंक्लूड कर रहे हो अपने आंसर को, तो अपने कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक करने की कोशिश करो, इससे वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पर तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, किन किन देशों ने अचीव करे हैं, किन किन देशों ने इनको अचीव करने के लिए पॉलिसी रूल रेगुलेशन बनाकर रखे हुए, इसके लिए यूएन एक रिपोर्ट जारी करता है। इसकी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर साल ये जारी की जाती है। जैसे इस साल जारी की गई थी 2024। अब 2024 में जारी की गई थी। तो ये क्या काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश है, 193 यूएन के मेंबर जो हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कैसा काम कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे इनको रैंकिंग दी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये कितने हैं, कब से लेकर कब तक इसको अचीव करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग क्या है। पहले नंबर पर ऐसा कौन सा देश है जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट की जगह इंडेक्स लिख दिया जाएगा। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग पहली रैंकिंग दी गई है। तो देखिए फिनलैंड यहाँ पर रैंकिंग दे रखी है, ये फिनलैंड है, फिनलैंड को पहली रैंकिंग मिली है। स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है आपको। स्वीडन को दूसरी रैंकिंग मिली है, स्कोर उसका ये है। और डेनमार्क को तीसरी रैंकिंग मिली है। अब देखिए पहली दूसरी याद कर लो, ठीक है। तो क्योंकि पहली याद कर लो, वैसे तो दूसरी पहली दूसरी तीसरी ठीक है, लेकिन पहली तो जरूर होनी चाहिए। और इंडिया की रैंकिंग पता होनी चाहिए। देखो इंडिया की जो रैंकिंग है 109 रैंकिंग है, और इंडिया का जो स्कोर है ये है 63.99, अप्रोक्सीमेट 64। तो ये देखो मतलब पता नहीं कि हो सकता है कि यहाँ पर इंडिया का स्कोर भी पूछ ले, तो आपको स्कोर को भी स्कोर को भी जो है मतलब ये नोट कर लेना है आपको, कहीं भी जहां भी आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको यूएन जारी करता है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए कि भाई इंडिया भी प्रोग्रेस करे, इंडिया भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए इस रिपोर्ट का जो नाम है, ये दोनों अलग है।
देखिए ये कौन है, ये यूएन जारी करता है, और यूएन के साथ मिलकर नीति आयोग ने भी एक प्लानिंग की कि भाई हम भी, हमारे जो इंडिया के अंदर ये स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी, वो कितना काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, हम भी एक रिपोर्ट जारी करेंगे, हम भी एक ऐसा इंडेक्स बनाएंगे। तो इन्होंने इंडेक्स बनाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2000। ये तो अभी बाद में बात करते हैं इसकी। तो ये जो इंडेक्स है, ये है नाम इसका, ये हर बदलता रहता है साल भर साल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है। 2023-24 का जो अभी रिलीज किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन बहुत अलग, मतलब अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। एक और चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये जो सस्टेनेबल रिपोर्ट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2024, इसमें और जो इंडिया रिलीज करता है इसमें एक डिफरेंस है। ये 17 गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से देश कितना काम कर रहे हैं, ये उसके लिए है। और इंडिया की जो रिपोर्ट है, ये केवल 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इंडिया के जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी कैसा काम कर रहे हैं, ये है। तो मतलब यहाँ पर 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हो रही है, पीछे वाली जो रिपोर्ट थी उसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023, इसकी जो थीम थी ये थी, देखिए आयोग, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके क्वेश्चन अपने आप में मुश्किल होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर बात करें हम उसकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम होता है वो अपने आप में काफी मुश्किल होता है। लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम होता है उसके कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल पे होते हैं। आप समझ गए, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करता है वो जो यूपीएससी फ्रेम करती है। तो इसलिए और कभी कभी तो ऐसे चिंदी चोरी वाला काम करता है कि वो बेकार से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बैंक भरने के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए कि ये थीम से रिलेटेड कोई रिपोर्ट जारी की जाएगी, उसकी थीम से, देखो रिपोर्ट तो बहुत सारी जारी की जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, ये इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको, जब भी आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी हो, बिहार से रिलेटेड कुछ लिखना हो कि भाई बिहार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की दिशा में कैसा काम कर रहा है, तो उसका स्कोर जरूर लिखना कि भाई जो बिहार का स्कोर है वो अच्छा नहीं है। इन बिहार की सरकार को, मतलब आप मतलब रिलेट कर सकते हो इस वाली रिपोर्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स जो 2023-24 है, इसको रिलेट कर सकते हो अगर बिहार के बारे में आप कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड लिख रहे हो तो। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इसका थीम क्या था। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताओ, बिहार की ये जो रिपोर्ट जारी की गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24, इसके हिसाब से इंडिया का इसके बिहार का स्कोर कितना है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। 57 है इसका। अब मैंने यहाँ पर ये आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो है इनका जो स्टेट है सबसे नीचे बिहार दे रखा है यहाँ पर। ये तो बिहार का स्कोर को मैंने यहाँ पर मैग्नीफाई करके डाल दिया है ये, तो यहाँ पर ये मैग्नीफाई करके डाल दिया है। तो लेकिन बिहार देखो, हाँ 2-3 चीजें आपको याद करनी है। एक तो इंडिया, ओवरऑल इंडिया का जो स्कोर था इसमें कितना था, 71, और बाकी बिहार का कितना था, और पहले नंबर पर ऐसा कौन सा स्टेट है, तो पहले नंबर पर उत्तराखंड और दूसरे नंबर पर केरला है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो उत्तराखंड है उसने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पर रिपोर्ट देखो ये दे रखा है, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे रखे हैं 1 से लेकर 16 तक, किसने कितना अच्छा काम किया। जैसे उत्तराखंड ने गोल नंबर 7 को बहुत अच्छा काम किया है, गोल नंबर 6 में इतना अच्छा काम नहीं किया, तो यहाँ पर और गोल नंबर 5 में तो एकदम गोबर कर दिया है। तो ये जो मतलब गोबर, ये जो ग्रीन कलर के दे रखे हैं इसमें अच्छा काम किया है। और देखो जैसे कि यहाँ पर है ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है गोवा, तो गोवा ने अच्छा काम किया है गोल नंबर 7 में। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये पता हो, स्कोर पता होना चाहिए। पहले एक तो पहले वाले किसने किया है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, और बिहार का स्कोर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये गोवा है, तो गोवा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 पर गोबर कर दिया, एकदम इसका रेड कलर का है, तो मतलब इसने कुछ नहीं करा इस पर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पर दे रखे हैं बिहार का, देखो कहीं यहाँ पर नीचे दे रखा है ये वाला। तो बिहार ने ये अच्छा काम किया, यहाँ भी अच्छा काम किया, यहाँ भी अच्छा काम किया, बाकी पर देखो इनको गोबर कर दिया, और इन पर तो महा ज्यादा गोबर कर दिया है। तो ओवरऑल स्कोर आपको पता होना चाहिए 57 है। तो देखो ये तो नहीं पूछेगा ये वाले कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, 6, 7, 8 में कितना अच्छा काम करा, कितना खराब काम करा, तो ये तो नहीं पूछेगा। ओवरऑल स्कोर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो हम थोड़े से मतलब अभी आपने देखा होगा वेस्ट एशिया में काफी मतलब डिस्टर्ब चल रहा है पूरा वेस्ट एशिया। तो इस बार हो सकता है कि वेस्ट एशिया से रिलेटेड कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कि किन कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में रही हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो डेट आपसे ये पूछी जा सकती है कि ये बताओ कि हमास ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक कौन सी तारीख को किया। तो 7 अक्टूबर 2023 को, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बहुत बड़ा अटैक किया। ठीक है, तो देखो यहां से अटैक, एक सेकेंड, हाँ
सॉरी, शायद इसमें मैंने मैप में लिया नहीं है शायद। चलो ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ये बताइए कि हमास ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कौन सी डेट को किया था। देखो, लैंग्वेज फ्रेम कर सकता है अलग तरीके से, लेकिन लैंग्वेज यही होगी, उसका मेन थीम यही होगी। तो आपको ये डेट याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आपको मैंने पिछले साल के क्वेश्चन इसलिए दिखाए, पिछले भी जो लेक्चर थे उसमें भी दिखाता चल रहा था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो आपसे ये डेट पूछी जा सकती है कि भाई हमास ने कब इसराइल पर अटैक किया था। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद में क्या हुआ, 19 मई 2024 को। कुछ थोड़े थोड़े सस्टेन ये जो है टाइम लाइन मैंने यहाँ पर दी है, जो बड़ी बड़ी इवेंट हुई। देखो, छोटी छोटी इवेंट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब उसने बिल्कुल एकदम बाल की खाल में से क्वेश्चन रख दिया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। 19 मई 2024 को ये हुआ कि जो वहाँ के ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। और इनका जो नाम था, ऐसा पूछा जा सकता है अभी रिसेंटली, देखिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, अभी रिसेंटली कौन से देश के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से डेथ हुई है। ठीक है, तो इब्राहिम रैसी, इनका नाम ये था, इब्राहिम रैसी। नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भैया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जब ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो इनके इलेक्शन भी होने थे। ठीक है, तो इनके इलेक्शन हुए, और इलेक्शन जैसी हुए तो उसके अंदर मसूद पेजी ये मतलब पेजिस कियान एक वहाँ के प्रेसिडेंट बने, नए प्रेसिडेंट। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि जो ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने। तो इनका ये जो है 28 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2024 से लेकर ऑनवर्ड रहेंगे प्रेसिडेंट ईरान के। तो देखिए, इनकी डेथ हो गई इब्राहिम की, और फिर उसके बाद मसूद बना वहाँ का ईरान का नया प्रेसिडेंट। तो इन्हीं की सेरेमनी में, मतलब इनकी जो ओथ सेरेमनी थी, इसके अंदर ये इस्माइल हैनीज एक मतलब एक टेररिस्ट और एक पर्सन है। मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूँ। तो ये इनकी ओथ सेरेमनी में गए हुए थे वहां पर ईरान के अंदर। मैंने दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये है ईरान, और ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो ये यहाँ पर जो है आए हुए थे। अब जैसे ही इसराइल को पता लगा, तो इसराइल ने जो है ये अपने किसी रूम में सोए हुए थे, तो पूरा का पूरा इन्होंने जो है वो बिल्डिंग ही उड़ा डाली। तो ये जो इस्माइल हयानी है, इनकी मौत हो गई यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा सकता है, देखिए पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करे या ना करे, लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इवन आपको जब भी आप अपना आंसर राइटिंग कर रहे हो और आपको करंट रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन, कुछ तो मोटी मोटी इवेंट जरूर लिखनी चाहिए भैया, ये इस डेट को ये हुआ, क्या रिसेंटली क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये कोड और ये नाम जरूर आपको जो मेंशन करने चाहिए। ठीक है, तो 31 जुलाई देखिए यहाँ पर, देखो ये क्या है, ये डेट याद करें। 28 जुलाई को ये प्रेसिडेंट इनकी जो सेरेमनी हुई, मतलब ओथ सेरेमनी, उसके बाद में जो ये जो 31 जुलाई 2024 को इसराइल ने बम दागे, मिसाइल दागी, और ये इस्माइल थे, इनकी जो ये सोए हुए थे रात में, तो इनकी जिस बिल्डिंग में ये सोए थे उस बिल्डिंग को ही उड़ा डाला, तो वहां पर इनकी मौत हो गई। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। फिर उसके बाद में 28 सितंबर 2024 को क्या हुआ, लेबनान के अंदर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, तो उसके लीडर को, हसन नसरुल्लाह को, मतलब इनकी जो है एक मिसाइल अटैक से डेथ हो गई। वो भी ईरान ने ही कराई है, वो सॉरी इसराइल ने कराई है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ग्रुप का सबसे जो एक इम्पोर्टेंट लीडर था, जो कि लेबनान में मारा गया है हवाई हमले में, उसका क्या नाम था। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देखो, अभी आपने शायद, मुझे तो नहीं पता है कि आप शायद सीरियसली तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। अब देखो, ये जो लेबनान है, लेबनान की कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बैरूत है। अभी देखो हम चलते हैं उस पर। हाँ, ये जो है, ये जो है, ये कौन है, नसरुल्लाह। देखो ये है, ये यहाँ पर ये जो है नसरुल्लाह, जिसको कि लेबनान के अंदर, बैरूत के अंदर एयर स्ट्राइक में इसराइल ने मार गिराया। और ये कौन है, ये वो बंदा है जो ईरान की जब भी जो ओथ सेरेमनी हो रही थी, तो वहां पर ये अपनी जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब गए हुए थे, इनको इनवाइट किया था। और वो ये बात इसराइल को पता लगी, तो इसराइल ने जो है जिस घर में ये सोए थे वो घर ही उड़ा डाला। ठीक है, अब नेक्स्ट लेबनान से रिलेटेड हम जो है यहाँ पर वो देखते हैं थोड़ी सी न्यूज। क्योंकि देखो क्वेश्चन पता नहीं किस टाइप से फ्रेम कर दे, तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम लेबनान का मैप देखते हैं, क्योंकि मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये लेबनान है, और इसकी जो कैपिटल है ये बैरूत है। तो ये जो हिजबुल्ला मतलब हिजबुल्ला का जो हिजबुल्ला एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका जो जो नरसुल्ला था, उसका लीडर यहीं पर मारा गया है। ठीक है, जो कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके उसको मारा है। अब इस आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो लेबनान है, ये मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, सही बात है। और इधर जो है सीरिया है, ये सीरिया से इधर सीरिया की जो है नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री शेयर हो रही है इसकी। इधर नॉर्थ में भी सीरिया आ गया, और इधर भी नॉर्थ ईस्ट में भी सीरिया आ गया। फिर उसके बाद में ये इधर आ गया इसराइल। तो नॉर्थ जो साउथ में जो इसराइल है। तो आपको इसकी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर देखो, पता नहीं क्वेश्चन कैसा बाल की खाल में से क्वेश्चन निकाले वो। तो आप और याद रखना, डेमेकस जो है वो सीरिया का शहर है। ठीक है, सीरिया की कैपिटल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग करा लेगा आपसे। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कंट्रियों के नाम, जैसे कि यहाँ पर दे दे लेबनान, और यहाँ पर दे दे सीरिया, और ऐसे दे देगा सीरिया के आगे दे देगा बैरूत। बैरूत किसकी कैपिटल है? ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे सकता है। फिर लेबनान की कैपिटल दे सकता है डेमेकस। तो मैच द फॉलोइंग करा सकता है, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इस टाइप के उल्टे सीधे स्टेटमेंट फ्रेम करके आपसे जो है जो आंसर पूछने के लिए कह सकता है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। अब सॉरी, हाँ, लेबनान के बारे में हमने देख लिया, इसकी जो है कैपिटल के बारे में हमने देख लिया, और इसकी जो बाउंड्री किन किन देशों के साथ लगी हुई, कौन से बड़े से सी के साथ लगी हुई है, इसके बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम इसराइल। देखो, ये एक हॉस्पिटल था गाजा के अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो जब 7 अक्टूबर, ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया इस पर, इसराइल पर, तो उसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया। ठीक है, अभी तक वो चल रहा है। तो वहां पर एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, इसके हॉस्पिटल का आपको नाम पता होना चाहिए। ये हॉस्पिटल है अल सिफा। तो अल सिफा गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो इसराइल को ये लग रहा था कि ये जितने भी हम अटैक कर रहे हैं, और ये जो हमास के जो टेररिस्ट हैं, ये जाकर यहीं पर अपना इलाज करा रहे हैं, तो हम क्यों ना इसी को उड़ा दिया जाए, या फिर इसी पर रेड करी जाए। तो इन्होंने यहाँ पर रेड डाली थी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, अभी हमास और इसराइल की जो लड़ाई है, इसमें एक हॉस्पिटल बहुत ही चर्चा में रहा है, अल सिफा। तो अल सिफा हॉस्पिटल स्टेटमेंट आपसे उल्टे सीधे पूछे, क्या ये इसराइल का, उसका इसराइल का है, या फिर ये लेबनान का है, या जॉर्डन का है, या सीरिया का है, किसका है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लेबनान। तो लेबनान की मैंने आपको मैप भी दिखा दिया इसके बारे में, और ये आप इस मैप में देख सकते हो, मैंने कोशिश की है। देखो, यहाँ पर ये गाजा है, यहाँ से इसको अटैक किया गया था गाजा से। गाजा के अंदर ही हमास एक्टिव है, तो वो ऐसा अटैक करता है, ठीक है, इसराइल के ऊपर। तो फिर इसराइल ने भी काफी जवाबी कार्रवाई की। अब बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी का यहाँ पर जो चेयरमैन थे मिस्टर सोनी, इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया, और इनका जो टर्म खत्म होने वाला था 2029 में खत्म होने वाला था। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, मतलब नॉर्थ, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, अगर किसी की सरकारी नौकरी लग गई, तो वो जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक तो वो, मुझे नहीं लगता है कि वो रिजाइन करेगा। शायद ही कोई ऐसा कोई दिलदार होगा जो कोई अपना रिजाइन कर पाएगा। तो मतलब ऐसे, देखो, छोड़ने की आदत होनी चाहिए हमेशा। जो लोग छोड़ना नहीं जानते ना, वो लाइफ में कभी उन्नति नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रकृति का भी नियम है छोड़ना, क्योंकि जब छोड़ोगे जब भी तो मिलोगे। तो जब तक नहीं छोड़ोगे, तो देखिए, इन्होंने जो ये थे मिस्टर सोनी, इन्होंने जो है यूपीएससी के चेयरमैन थे, और 5 साल पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब 2029 में ये रिटायर होने वाले थे। यूपीएससी का चेयरमैन शिव ज्योति वो इन्हीं के पास थी। तो 2029 में ये रिटायर होते, लेकिन इन्होंने, मतलब जो भी इनके पर्सनल रीजन रहे, तो इन्होंने जो है अपनी जॉब को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब नई एक चेयरमैन बनाई गई है, प्रीति सूडान। तो इसमें नई बात क्या है, प्रीति सूडान जो है, देखो, सेकंड वुमेन है जिसको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पहली कौन थी, ये आपको पता होना चाहिए, RM बाथू। तो ये पहली चेयरमैन थी, कौन, ये RM बाथू। तो आपको कुछ क्वेश्चन उल्टे सीधे फ्रेम कर सकता है कि भाई, तो यूपीएससी की क्या ये मिस्टर सूडान जो है पहली चेयरपर्सन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब देखो, मतलब मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाली है, कहाँ की थी, ये थी मेन थीम पर क्वेश्चन, जो जहां से क्वेश्चन आयोग, जहां उसका दिमाग जाता, जहां से भी वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वो मैंने पूछ लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ से यूपीएससी से रिलेटेड हमारी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं
यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की एक ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो उसके इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर ये जो आप देख रहे हो इनकी फोटो, ये जीत का ही। तो इसी से हमारे ये न्यूज़ है इसी से रिलेटेड है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। एक सेकंड। ठीक है। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में जो 28 देश थे, स्पेशली यूरोप के ही हैं, पूरे के पूरे यूरोप की कंट्रियां ही जुड़ी हुई हैं। और इसके अंदर यूके जो है बाहर हो गया। तो यूके के बाहर निकलने के बाद अब बचे 27। अब ये जो 27 बचे, ये पूरे की तरह मतलब आपसे क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है। ये जो यूरोपियन यूनियन है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है आपसे, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये एक ओनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओनली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन? तो भैया दोनों है, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दोनों है। क्या ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है? इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। तो ये जो है एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है। सबसे मतलब एक जिसको इसको सुप्रा नेशनल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। तो कितने देश हैं ये पता होना चाहिए बस आपको। अब इसकी एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? यूरोपियन कमीशन। तो ये यूरोपियन कमीशन का काम होता है, ये जो यूरोपियन यूनियन है इसके काम को एग्जीक्यूट करना। जैसा हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए और राजनाथ सिंह हो गए और मोटा भाई मतलब क्या बोलते हैं, अमित शाह। तो इनका क्या काम है? तो ये जो जो लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये क्या है, तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, ये काम को इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो है, ये जो यूरोपियन कमीशन है, ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। तो इसका प्रेसिडेंट होता है एक। ठीक है। इसका प्रेसिडेंट होता है जो कि हेड करता है इसको, यूरोपियन कमीशन को। तो इसके प्रेसिडेंट के अभी इलेक्शन हुए थे और इसके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक औरत जीती जिनका नाम है ये। इनका नाम तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि अभी ये रिसेंटली यूरोपियन कमीशन के इलेक्शन हुए थे, उसमें कौन सी उनकी प्रेसिडेंट बनी है, तो किसने इलेक्शन जीते हैं? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। नाम बहुत ही, उर्सुला वोन डेर लेयन। तो इनका नाम जो है ये इनका नाम है, जो कि जीत का ही है इसके इलेक्शन में, यूरोपियन कमीशन का इलेक्शन जीत का ही है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। तो अब देखो, ये ऐसी पहली फीमेल बन गई जो 2 बार जीती है। देखो, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे ये बहुत कम चांस है कि इस पर क्वेश्चन फ्रेम हो। बस आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि ये बताइए कि यूरोपियन कमीशन की अभी इलेक्शन हुए थे हाल ही में, तो उसकी कौन सी मतलब इनमें से 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन जो है उसका प्रेसिडेंट बना है? तो ये बनी है। ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ये। देखिए, अभी क्या है, उड़ीसा में इलेक्शन हुए और मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, राजस्थान में इलेक्शन हुए थे। तो जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर बीजेपी की सरकार बनी। तो आप क्वेश्चन देखो, अभी अगर आपने 2023 का क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन जो देखा हो आयोग का, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र डेट भी दे रखी थी कि फलाना डेट को कौन सा बंदा जो है महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। देखो, टुच्चे से टुच्चा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आयोग के द्वारा और ऐसे दमदार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी उड़ीसा में जब इलेक्शन हुए तो उड़ीसा में जो है वहां पर बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार में मोहन मांझी को जो है वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में उड़ीसा में इलेक्शन हुए थे, ये डेट भी दी जा सकती है कि भैया अभी 11 जून 2024 को उड़ीसा का नया चीफ मिनिस्टर कौन बना है। तो भैया इनके नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोहन मांझी। तो मांझी के नाम से तो बिहार में काफी फेमस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखो भैया, बहुत ही जरूरी है ये। अब बात करते हैं, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब खूब चला है ये, रत्न भंडार। तो रत्न भंडार से पहले, जानने से पहले हम इस मंदिर के बारे में जान लेते हैं, जो कि जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल मंदिर है कहाँ पर, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये पुरी में लोकेट है, उड़ीसा में। तो एकदम मैंने इसका मैप शायद यहाँ पर दिया नहीं है, हाँ मैप नहीं दिया है। तो ये जो है उड़ीसा में है। और देखो, इसको किसने बनवाया था ये भी बहुत है। ये जो है मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जो टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है। एक तो यही क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा, बहुत टुच्ची सा क्वेश्चन है, तो इसमें तो हो सकता है बहुत ही कम। ये इसको बन सकता है, ये कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था। तो यहाँ पर जो
गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी की 2 ब्रांच थी। तो इसकी जो ईस्टर्न ब्रांच थी, ईस्टर्न ब्रांच 2 ब्रांच थी इसकी। गंगा डायनेस्टी की जैसे इंडिया है, तो एक ब्रांच तो यहाँ पर राज करती थी, एक ब्रांच यहाँ पर। तो ये वेस्टर्न डायनेस्टी थी और ये ईस्टर्न डायनेस्टी। तो ईस्टर्न डायनेस्टी ने जो है जो कि उड़ीसा उसके अंडर आता था, ईस्टर्न डायनेस्टी ने 12th सेंचुरी में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने ये जगन्नाथ टेम्पल बनवाया था, ठीक है। और उस ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का जो राजा था अनंता वर्मन, इन्होंने बनवाया था ये। अब डायनेस्टी का नाम पूछा जाए तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हो सकता है कि ईस्टर्न भी हटा दे, वो केवल गंगा डायनेस्टी। और किसी पर्सन का नाम पूछा जाए कौन से किंग ने बनवाया था, अनंता वर्मन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक यथ रात यात्रा है, बहुत ही फेमस है। तो ये जो इसको यथ रात यात्रा है, ये हर साल इसको जो है देखने के लिए बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भैया ये जो जो रथ यात्रा है ये किस टेम्पल से रिलेटेड है, तो कहाँ पर, किस स्टेट में फेमस है, ये भी सभी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो उड़ीसा में फेमस है भैया, जगन्नाथ टेम्पल से जो है रिलेटेड है ये। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जगन्नाथ टेम्पल की आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पर एक और फोटो मैंने डाल दी। अब तो ये क्या है, देखो ये है दान पेटी, ठीक है, ये है दान पेटी जिसमें सोना मतलब सोने के जो भी है, सोने चांदी के सिक्के, हीरे जो भी कुछ डालना डाल सकते हो। तो देखो इसको हर बार नहीं खोला जाता है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये जो है रत्ना भंडार, ये जगन्नाथ टेम्पल में स्थित है। तो ये एक चैम्बर है, ठीक है, ये एक चैम्बर है। तो इस चैम्बर के 2 पार्ट, ये जो रत्ना भंडार है इसके, ये एक चैम्बर है, पूरा का पूरा एक चैम्बर है, और इस चैम्बर के 2 पार्ट है, ठीक है। तो एक मतलब ये जो भंडार है, इस चैम्बर के 2 पार्ट हैं, एक तो इनर चैम्बर और आउटर चैम्बर। तो इसमें जिसको भी जो डालना है वो डाल सकता है, लेकिन इसको कोई खोल नहीं सकता है। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए, रत्ना भंडार जो था अभी रिसेंट में न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, किस मंदिर से बिलोंग करता है, क्या है ये। तो भंडार से पता लग रहा है भैया ये कोई दान पेटी है। तो आपको थोड़ी सी इसके बारे में जो है पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है। वैसे इतनी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, मुझे नहीं लगता है कि इससे इतने सारा कुछ पूछेगा। बस ये पूछ सकता है कि भाई कौन से स्टेट से रिलेटेड था ये जो इवेंट हो रही थी, और ये किस मंदिर से रिलेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज तो इतना कि इसकी डायमेंशन कितनी, कितना चौड़ा लंबा, हाइट वाइट कितनी है, ये तो बहुत कम क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे थे कि भाई ये जो रत्ना जो भंडार है इसकी चाबी खोई गई है, किसी ने गोलमाल कर दिया कि यहाँ से सोना चुराया गया है। तो ये भी बहुत सारी न्यूज चल रही थी, और ये बहुत, जब जनरल इलेक्शन था, शायद आपने देखा भी होगा, जनरल इलेक्शन पर खूब बहुत भर भर कर न्यूज चल रही थी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये टॉपिक उठाया था कि भैया जो हम ताला खुलवाएंगे, तो इसकी जो है मतलब ताला खुला है ये। तो यही था हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड, और तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ बचा है इसके अंदर। और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं आपको कराता चल रहा हूँ, और अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से कर पाओगे। और एक और चीज़ कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, कि पिछले साल के क्वेश्चन देखें जरूर, करंट अफेयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। हाँ देखो कभी कभी तो आयोग भर देता है, कभी कभी बहुत कम देता है, बहुत ही कम दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर को आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। तो ये हम करंट अफेयर का अपना जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर में।